दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज भारतीय राजनीति का एक बहुत काला दिन है और आज सुबह से ही जब सोकर ही उठे थे उस समय ही मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था। उसी समय महाराष्ट्र के वर्तमान में डिप्टी सीएम अजीत पवार की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु होने का समाचार प्राप्त होता है। और ये जो हादसा है इतना दर्दनाक था कि विमान में मौजूद सभी 6 यात्री इंक्लूडिंग डिप्टी सीएम अजीत दादा, उन सब 6 की 6 वो सवारी जो उस विमान में सवार थे, सभी की दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों अजीत दादा अपने किसी इलेक्शन के काम के सिलसिले में मुंबई से बारामती जा रहे थे, जो कि उनका अपना गृह क्षेत्र भी है, संसदीय क्षेत्र भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है। वहां पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए वो जा रहे थे और उनकी प्लेन जो मुंबई से टेक ऑफ होती है और बारामती में लैंड करने को तैयार थी और लैंडिंग के समय जहाज का संतुलन बिगड़ता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में लैंडिंग नहीं हो पाती है तो रनवे को टच करके प्लेन उड़ता है और जो पायलट है उन्होंने दोबारा लैंड करने का कोशिश किया और दोबारा लैंड कोशिश करते समय ये प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ और एक 16 जो आसमान में उभरा और सभी 6 के सभी यात्री जो थे, जो उस समय विमान में सवार थे, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो अजीत पवार को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार को, जिसमें उनकी वाइफ, उनके बच्चे हैं, उनके और भी जो भी हैं, इस दुख की घड़ी में उनको ये दुख सहने की भगवान क्षमता दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं और प्रभु श्री राम अपने चरणों में अजीत पवार को जगह दे। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी का अपना दोस्त अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों अजीत पवार जो हैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं और बारामती से वो लगभग 8 बार विधायक रहे हैं और एक बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। जब वो 8 बार के विधायक रहे थे तो उसमें से 6 बार वो डिप्टी सीएम भी रहे हैं। सोचिए वो डिप्टी सीएम किनके कार्यकाल में रहे हैं। डिप्टी सीएम वो जब कांग्रेस का शासन था तो एनसीपी के साथ उनका अलायंस था, तो उसमें वो डिप्टी सीएम रहे हैं। शिवसेना की जब सरकार थी तब वो डिप्टी सीएम रहे हैं। बीजेपी की सरकार है तब वो डिप्टी सीएम रहे हैं। ये अलग बात है कि एनसीपी की अपनी कभी पूर्णकालिक सरकार नहीं रही है। जब रही थी तो शरद पवार उसमें चीफ मिनिस्टर थे। बाकी अजीत पवार एक ऐसे कद्दावर नेता थे जिनका हर एक बियॉन्ड द पॉलिटिकल फैमिली, पॉलिटिकल पार्टीज, उनका संबंध हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अच्छा था। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। और भारतीय जनता पार्टी में तो जो उनके जो अभी जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके तो वो परम मित्र हैं। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने चाहा कि एक बार पॉलिटिकल मतलब कि अलायंस करके सरकार बनाया जाए, तो सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेते हैं और अजीत पवार जो है डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं सुबह 6 बजे। हालांकि बाद में वो फिर अपने चाचा के पास चले जाते हैं, लेकिन फिर एनसीपी में एक बहुत बड़ी टूट होती है सर अजीत पवार के नेतृत्व में और पूरी की पूरी एनसीपी पार्टी जो है अजीत पवार के अंडर में आ जाती है, इंक्लूडिंग सिंबल, नाम, सारे कुछ आ जाता है।
दोस्तों, वैसा भी कहा जाता है कि शरद पवार ने पार्टी स्टैब्लिश की। शरद पवार कांग्रेस से अलग होने के बाद पार्टी स्टैब्लिश की, लेकिन पार्टी को जमीन पर स्टैब्लिश करने में अजीत पवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्टर भी होते थे और उन्हें फाइनेंस की नॉलेज बहुत ज़्यादा थे और वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और प्रशासक के तौर पर जाने जाते थे। अपनी जनता के बीच में उनकी अपनी पर्सनल बहुत अच्छी छवि थी। अपने जब वो जनता से मिलने जाते थे तो हर एक आदमी को उनके नाम के साथ पहचानते थे। यही तो एक नेता की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ कितना कनेक्ट कर पाते हैं। इसकी अगर काबिलियत हो तो वो नेता जननेता कहलाता है। जननेता वैसा नहीं होता कि सिर्फ टोपी पहन लेने से, माथा पे मुरेठा बांधकर साथ में 1000 भीड़ लेकर चल दिए और किसी का नाम ही नहीं पता है। ऐसे लोग जननायक या जननेता नहीं कहलाते हैं। खैर, जैसे ही अजीत पवार की मृत्यु की समाचार मीडिया के थ्रू पूरे फैलती है, पूरे इंटायर पॉलिटिकल फ्रैटर्निटी में एक शोक की लहर दौड़ जाती है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, हर एक जगह के बड़े बड़े नेता जो हैं अजीत पवार के मौत पर शोक व्यक्त करते हैं। सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस जो है उनके साथ काम करते हुए कैसा एक्सपीरियंस रहा ये सारा कुछ शेयर कर रहे होते हैं। जैसे ही ये उनकी विमान दुर्घटना की खबर आती है तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले वहां के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को फोन लगाया और पूरा जो सिचुएशन है उसको समझने की, जानने की कोशिश की। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी देवेंद्र फडणवीस को फोन लगाया और उनसे पूरी जो सिचुएशन है वो समझने की कोशिश की। लेकिन जब बाद में डीजीसीए ने ये कंफर्मेशन दिया कि विमान में सभी 6 लोगों की मौत हो गई है, तब जाकर सब लोगों ने इस बात पर यकीन किया और ये माने कि हाँ, अब हमारे बीच अजीत दादा नहीं रहे। दोस्तों, राजनीति तो होती ही रहती है, लेकिन मौत जैसे सिचुएशन पर अगर कोई राजनीति करता है तो सोचिए वो आदमी कितनी घटिया मानसिकता का हो सकता है, ये आप जरा सोच कर देखिए। तो ऐसे में आज हम 2 नेता ऐसे हैं जिन्होंने अजीत पवार की मौत पर गंदी राजनीति की है और उन्होंने, मैं तो कहूंगा उन्होंने मुंह से बोला नहीं है, बल्कि मैं बोलूंगा उन्होंने मुंह से हगा है। ऐसी गंदगी भी कोई भला कैसे कर सकता है? सोचने की बात तो सोच तो कुछ भी सकता है, लेकिन बोलने से पहले आदमी को ये तो समझना चाहिए ना कि हम क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, किस सिचुएशन में बोल रहे हैं, अभी सिचुएशन अलाउ करता है या नहीं बोलने का, ये बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब तो सोचना चाहिए ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की एक सीएम है, जब उन्हें पता चला कि अजीत पवार की प्लेन एक्सीडेंट में मौत हुई है तो ममता बनर्जी ने तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा कि मैं उनकी मौत से दुखी हूं, स्तब्ध हूं। चलिए, ये तो ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इस मामले की, इस हादसे की जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होनी चाहिए। वो लिखती हैं कि अजीत पवार जो है शरद पवार के साथ फिर से वापस जाना चाहते थे, तो उनका मिला जुला कर इशारों में ये कहना चाह रहे थे कि चूंकि अजीत पवार शरद पवार के पास वापस जाना चाह रहे थे, इसलिए उनकी प्लेन दुर्घटना में हत्या करवाई गई है। वो इनडायरेक्टली रूप से ये कहना चाह रहे हैं इसमें सबसे बड़ा नुकसान, अगर वो अजीत पवार शरद पवार के पास चले जाते तो इसमें बीजेपी का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब उन्होंने, बीजेपी ने ही उनकी प्लेन एक्सीडेंट में मौत करवाई है, ये ममता बनर्जी इनडायरेक्टली रूप से कहना चाह रही है। कितनी विचित्र विडंबना ये राजनीति है ना। अगर आपको अंदर से डर लग रहा है, अंदर से आप किसी के प्रति कुछ अच्छा सोच नहीं सकते हैं,
तो कम से कम राजनीति कितनी विचित्र है कि आपको बुरा सोचने पर मजबूर कर देती है। ममता बनर्जी ये क्यों नहीं सोची कि शरद पवार के साथ छोड़कर वो चले गए थे, फिर वापस आ रहे थे तो शरद पवार इनसिक्योर फील करने लगे। उन्हें लगा कि अगर ये वापस आ गए तो उनकी बेटी को वो जो प्रमोट करना चाहते थे, एनसीपी की सत्ता पूरा सौंपना चाहते थे, वो फिर कर नहीं पाएंगे। मतलब कि इस तरह से भी सोचा जा सकता था ना। लेकिन अभी क्या ये घड़ी ये सब सोचने की बात है क्या? लेकिन हमारे देश के जो कुछ नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, इन सब से इतना नफरत करने लगे हैं कि ये जो कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हैं, मोहब्बत की दुकान में अपना ईमान धर्म सब बेच के छोड़ दिया है। दूसरे नेता हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने भी ये आशंका जाहिर की है कि उनकी ये जो डेथ हुई है प्लेन एक्सीडेंट में, वो प्लेन दुर्घटना करवाई गई है। उनका ये आरोप है कि सेम प्लेन जो है वो 3 साल पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर इस प्लेन को दोबारा लाइसेंस या परमिट किसने दिया फ्लाई करने के लिए? तो दिग्विजय सिंह तो वो आदमी है ना जो 26/11 मामले को लेकर सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि 26/11 हमला जो है वो आरएसएस की साजिश है। किताब भी छपवा कर दिग्विजय सिंह बैठे हुए थे और राज्यसभा में जब एक बार बहस के दौरान किसी ने बोला तो दिग्विजय सिंह सबसे पहले उठकर खड़े होते हैं कि हाँ आरएसएस की ये साजिश है, हमने कभी नहीं कहा। तो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। लेकिन दोस्तों ये सब कोई जानते हैं कि दिग्विजय सिंह वो पहला आदमी थे जो आतंकवादी कसाब का बचाव कर रहे थे। तो दोस्तों दिग्विजय सिंह ऐसे आदमी हैं जो आज तक एक इलेक्शन, जब से मैं होश संभाला हूं, एक इलेक्शन को मैंने उन्हें जीतते हुए नहीं देखा है। लेकिन बातें ऐसी करेंगे जिसे लग रहा है कि मुंह से भर भर के हग रहे हैं, हगने में, मुंह से हगने में माहिर हैं। उन्हें लगता है कि वो जो बोल देंगे लोग उनकी बातों पर यकीन कर लेंगे। ममता बनर्जी को तो कोई कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि ममता बनर्जी अपनी पार्टी की टॉप लीडर हैं। लेकिन कांग्रेस को डुबाने में दिग्विजय सिंह का एक बहुत बड़ा हाथ है। और कांग्रेस को जिस लेवल पे, सोचिए दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अंतिम शासक थे जो फुल टर्म शासन किए हैं। उसके बाद 2003 के बाद से 2025 20-25 साल से कांग्रेस कभी भी मध्य प्रदेश में स्थापित हो नहीं पाई है। सोचिए दिग्विजय सिंह के काम का क्या लेवल रहा होगा कि जनता उनके शासन को याद करने से पहले बीजेपी को वोट डाल देती है कि उनके शासन आने से तो अच्छा है कि बीजेपी को वोट डाल दो। तो राहुल गांधी या फिर जो भी कांग्रेस में ऑथराइज्ड पर्सन हैं उनको दिग्विजय सिंह के मुंह में टेप चिपकाकर रखना चाहिए कि कम से कम कहीं भी हगने से पहले अपना मुंह एक बार देख ले कि हाँ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कांग्रेस को हराता है कौन? मोदी नहीं, कांग्रेस को हराते हैं उनके ही नेता। ऐसे वक्तव्य देकर, ऐसे स्टेटमेंट देकर बीजेपी कोई मतलब कि बहुत चुनाव अच्छे से जीतती है। इससे बहुत ज्यादा इस बात का होता है कि कांग्रेस वाला घटिया स्टेटमेंट देते हैं कि जो कोई भी अगर मोदी से थोड़ा बहुत गुस्सा भी है तो उस गुस्सा को भूलकर फिर से मोदी को वोट देने चला जाता है। तो ये तो सारा चीज पॉलिटिक्स में लोग गिरते हैं, लेकिन इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि किसी की मौत पर आप राजनीति करने के लिए लग जाएं। इस देश में प्लेन दुर्घटना में ये कोई पहली प्लेन दुर्घटना में मौत हुई है ऐसा तो नहीं है ना। इससे पहले संजय गांधी की प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, पूर्व सेनाध्यक्ष बिपिन रावत, सीडीएस चीफ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम राजशेखर रेड्डी, इन सब की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई है और किसी ने उनकी मृत्यु पर किसी प्रकार की साजिश का आशंका नहीं किया।
चूंकि ममता बनर्जी मुझे लगता है कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व रहती है, इसलिए वो इस एंगल से सोच पाती है। बाकी अगर जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व नहीं रहता है, वो इस तरह के एंगल से सोच ही नहीं पाता है। तो ममता बनर्जी इस तरह से मतलब कि इतने निम्न स्तर पे राजनीति करने आएगी, तो मुझे लगता है कि बंगाल की जनता भी देख रही है और सही समय आने पर सही समय जवाब उन्हें दिया जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अजीत पवार को एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे। धन्यवाद। बाय।